27 डिग्री सेल्सियस पर 0.04 मतलब 0.04 मोल पर लीटर सांद्रता के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। मोल पर लीटर सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी। कुछ बुकों में पाई से दिखाया है। पाई भी आपके ऑस्मोटिक प्रेशर में शो करता है। और इसके लिए कोई फार्मूला तुम्हें पता है क्या? अच्छा सिंपल ये बताओ, परासरण दाब जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने अपना लॉ दिया है? कौन साइंटिस्ट थे? हाइगेंस, प्लांक, उसने 1/2 में लॉ दिया है। जो राउंड आप बता रहे हो वो वाइपर प्रेशर पे लिए हैं। तो कम से कम इतना जान लो कि कौन साइंटिस्ट दिया है, तो न्यूमेरिकल तो हाथ से गुल्ले हो जाएगा। इसका फार्मूला भी नहीं आता है। इस साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है कि कौन दिया, तो फार्मूला क्या याद होगा? अलग की बात है। क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखेंगे, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution concentration of 0.04 mole per liter at temperature 27 degree Celsius. Of a solution concentration of 0.04 mole per liter at 27 degree Celsius. ध्यान से बात को देखो लो। अगर किसी को ना याद आए तो इनको याद करो। 1/2 ने 2 लॉ दिया है, एक बायल 1/2 लॉ, लोगों को याद दिला दे। बायल 1/2 लॉ जो है वो किस बेसिस पे है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। हम डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू बायल वॉन्स ऑफ लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के अनुपाती होता है। बायल 1/2 नियम। इसका दूसरा नियम है चार्ल्स 1/2 नियम। एट ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी। समझ में आया? एक निश्चित सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। जब इस दोनों को मिलाते हैं तो इस सॉल्यूशन का इक्वेशन बनता है, जैसे गैस इक्वेशन और सॉल्यूशन इक्वेशन बनता है। कौन सा इक्वेशन? सॉल्यूशन इक्वेशन। और सॉल्यूशन इक्वेशन जब बनाते हैं दोनों एक साथ कर दे तो P प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? सी क्या है? सांद्रता, वही मोल पर लीटर वाला सांद्रता, उसी को कहते हैं। और टी क्या है? लेकिन आपको पता होगा कि जब प्रोपोर्शनल लगाओगे तो ये से जुड़ जाता है, जिसको हम विलयन स्थिरांक कहते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू सबको पता होना चाहिए। कितना होता है? 0.0821 होता है। 82 के बाद कौन लिखेगा? खाली 0.08 याद रखोगे तभी। तो कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है जी? सॉल्यूशन कांस्टेंट। विलयन स्थिरांक, जैसे गैस स्थिरांक पढ़ते हो पीवी बराबर RT में R गैस स्थिरांक होता है, ऐसे यहाँ पे। अब ये आपका फार्मूला तैयार हो चुका है। कुछ बुकों में से पाई से दिखाया है। किससे? पाई। तो भाई बुक का अपना सिंबल होता है, सिंबल के हिसाब से बच जाना। अब आ जाओ न्यूमेरिकल लगाने के लिए। क्या क्या आपको दे रहा है? सी दे रहा है कि नहीं सांद्रता? अरे 0.04 मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन निकाल के बढ़िया दे रहा है। टेम्परेचर नहीं काम चलेगा, वो कैलोरी में बदलो। सेल्सियस को कैलोरी में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं? तो कितना बन जाएगा? वैसा डाटा देते कि 27,273 में जोड़ोगे तो 300 कैलोरी हो जाएगा। हम टेम्परेचर कैलोरी में डालते हैं। और यस की वैल्यू अगर ना पता हो तो न्यूमेरिकल हाथ से गया 0.08
इसीलिए हम जानते हैं कि क्या निकाल रहे हैं, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P बराबर होता क्या है, CST। C माने 0.04 लो, S माने 0.08 लो और T मतलब 300 लो। दोनों जीरो इसमें एडजस्ट करा दोगे तो ये 8 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और 8 तिरिक 24 चौका 0.96। क्या लगाओगे? मात्रा क्या लोगे? एटीएम भी या एटीएम लिख देना, जिसको हिंदी में वायुमंडल लिखते हैं, वायुमंडलीय दाब। आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो, यदि 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 800 ml विलयन तैयार किया गया है, तो 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जल में घोलकर 800 ml विलयन तैयार किया गया है, तो उसकी मोलरता क्या कीजिए? क्या ज्ञात करना है? मोलरता। इफ 800 ml aqueous solution of sodium hydroxide is formed by, if 800 ml aqueous solution of sodium hydroxide is formed by 80 gram NaOH with water, 80 gram NaOH with water, then find the molarity of the solution. With water, then find the molarity of the solution. न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं आपको, सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है। डाटा पता हो, फार्मूला पता हो तो बजा पे इसको लगा दीजिए। आपको पता होगा कंसंट्रेशन हम कई बेस पे पढ़ते हैं, जिसमें कई लोग पॉपुलर हैं। उसमें नॉर्मलिटी जिसको नॉर्मलता कहते हो, मोलरिटी जिसको मोलरता कहते हो, मोललिटी जिसको मोलरता, और मोल प्रभाव जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हो। ये चार बहुत ज्यादा पॉपुलर है और चार थोड़ा सा कम पॉपुलर में चलते हैं, जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम या पीपीएम, पार्ट पर मिलियन वाला, ये थोड़ा सा कम अमाउंट में आता है, लेकिन ये चार ज्यादा आते हैं। कौन कौन? नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन। इसमें आपको ये भी बताया है कि टेम्परेचर पे कौन बेस्ड है, जिसमें वॉल्यूम वाला वर्ड आ जाएगा वो टेम्परेचर पे बेस्ड होता है, और नॉर्मलिटी और मोलरिटी वॉल्यूम बेस पे है, इसलिए वो टेम्परेचर पे डिफेक्टेड है। लेकिन मोलरिटी एक है और मोल फ्रैक्शन है जिसमें वॉल्यूम का कोई टर्म नहीं आता है, इसलिए वो टेम्परेचर से डिफेक्टेड। अगर किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर हाई या लो करते हो तो उसका दो चीज बदलेगा, नॉर्मलिटी और मोलरिटी, दो चीज नहीं बदलेगा, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। और जितना तुम सॉल्यूशन चैप्टर में टर्म पढ़े हो सबके सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। कौन से? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब अणुओं पे डिपेंड करने वाले, हिंदी में अणुसंख्यक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जो उनके अणुओं की संख्या पे डिपेंड करे ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुण कहते हैं या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें तुमने बहुत चीज को पढ़ा, जैसे नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, मोल प्रभाव, वाष्पदाब, परासरणदाब, क्वथनांक, हिमांक, ये सब पढ़े थे ना, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अभी हमने एक बार क्वेश्चन आपको दिखाया था, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया था विच इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा अणुसंख्यक गुण नहीं है? ऑप्शन 4 था, परासरणदाब, वाष्पदाब, हिमांक, पृष्ठ तनाव। तो देख के लगा कि ये चीज इसमें तो पढ़ा नहीं गया, मतलब यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। और संख्यक गुण है सरफेस टेंशन। आपको ऑप्शन था वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट एंड सरफेस टेंशन। तो आपने देखा सरफेस टेंशन इसमें नहीं आता है, सरफेस टेंशन 11th के फिजिक्स में पढ़े हुए हैं, मतलब वही एक है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसमें जितना अच्छा पढ़ते हो सॉल्यूशन में जो टर्म आए हुए हैं सबके सब अणुसंख्यक गुण या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, और जिसमें वॉल्यूम का वर्ड आ जाए वो टेम्परेचर डिफेक्टेड होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे बदलता है। आप इसमें हम बात करें तो आपसे क्या निकलवा रहा है? मोलरिटी। आपको हम जब बताए होंगे तो सिर्फ
फार्मूला लिखा दिया होगा, डिफिनीशन नहीं लिखाते, क्योंकि डिफिनीशन हर कोई लिख लेता है। और इसका डिफिनीशन हमने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बट इन, या हिंदी में लिखे होगे मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। हमने जब भी कभी लगवाते हैं ना तो इसमें हम डिफिनीशन नहीं लिखवाते पहली बार, क्योंकि डिफिनीशन आप यहाँ बना सकते हो। अगर कोई आपसे पूछ रहा है मोलरता क्या है, तो हम बताएंगे किसी भी विलयन के एकांक आयतन में या 1 लीटर में, इन लीटर चल रहा ना, 1 लीटर को या एकांक आयतन को, यूनिट वॉल्यूम को या 1 लीटर को, बात एक ही होता है। किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित या एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा जानकारी उल्टा चलता है, या राम का किताब हो गया तो हम का काम चलेगा। तो यहाँ नीचे पहले पढ़े ना, एकांक विलयन के एकांक आयतन में या 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की, तो यहाँ इसमें पढ़ना होता है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट which is present in 1 liter of the solution, the number of mole of solute that is present in 1 liter of the solution is called molarity। तो डिफाइन कर ले जाओगे ना, यहाँ डिफिनीशन से मतलब नहीं, क्या हुआ जी? देखो, अब सॉल्यूशन जब हम फाइंड कर रहे होते हैं कोई मीटर, तो पहले नीचे वाला चीज निकालते हैं, ऊपर वाला भी बात, दोनों मिल जाए तो निकल जाएगा कि नहीं मोलरिटी। तो पहले हम क्या निकाल ले, पहले नीचे वाला चीज, वॉल्यूम ऑफ, हिंदी में क्या लिखोगे? विलयन का आयतन, और क्वेश्चन में लिख दिया है कितना ml बनाया है, लेकिन काम ना चल पाएगा बाबू। यहाँ से भाग दे के इसको किसमें बदलवा दो, 0.8 लीटर बन जाएगा, क्योंकि जरूरत तो लीटर में है, तो लीटर में बनवा लिए। अब तुम्हें नीचे वाला चीज मिल गया कि नहीं? अब ऊपर वाला भी मिल जाए तो तुरंत मोलरिटी निकल जाएगी। अच्छा, मोल निकालने के लिए हमने पढ़ा होगा वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई NaOH ही है आपका सोल्यूट। सोल्यूट मतलब विलय जिसको घोला गया है, और इसका वेट दे रहा है कि नहीं? इसको हिंदी में का भार लिखते हैं, इसका भार इंग्लिश में लिखते हैं वेट ऑफ NaOH। कितना दिया है? तो ग्राम में चाहिए भी। अच्छा, NaOH का और क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। और ये अणुभार निकालने के लिए हम जानते हो इसके परमाणु भारों को जोड़ना होता है। तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 जोड़ के कितना आ जाएगा? 40। तो नंबर ऑफ मोल हम निकाल सकते हो। मोलों की संख्या क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया था? मॉलिक्यूलर वेट जोड़ने कितना आया? 40। मतलब ये 2 मोल है। तो इसको चाहोगे अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो लिखोगे वेट ऑफ NaOH, इसको क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, यही सोल्यूट है। तो नंबर ऑफ मोल आप निकाल दीजिए। अब नंबर ऑफ मोल निकाल दिए तो दोनों मिल गया, तो क्या निकाल सकते हो? मोलरिटी कहता है जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आया है ऊपर रख दो, और जो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर आया हो इसको रख दो। इसको 20/8 कर सकते हो, 8 दूनी 2.5 आएगा। यूनिट आपको पता है कैपिटल एम लिखा जाता है, या फिर हम मोल पर इसको मोलर पढ़ते हैं, मोलर छापना पड़ेगा। क्वेश्चन बदल के एक करा रहे हैं, इससे आपको सीखने में मदद होगी कि हम क्वेश्चन को कैसे लगाएं। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 144 ग्राम जल के घोल
में एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। एथिल अल्कोहल और जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। Find the mole fraction of ethyl alcohol and water in a solution which have 92 gram ethyl alcohol which have 92 gram ethyl alcohol with 144 gram water. इस बात किस पे डिपेंड है बाबू? मोल फ्रिक्शन, मोल प्रभाव पे। ध्यान देखो, इसमें बताओ सॉल्यूशन में कौन कौन बैठा है। जब भी मोल फ्रैक्शन की बात आए तो सॉल्यूशन में कौन कौन से है? एथिल अल्कोहल है प्लस लगा कुछ खराबी ही है, पानी और अल्कोहल मिला के रखा। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है और वाटर का? तो हमें दोनों के मोल्स चाहिए। दोनों का क्या चाहिए? पहले मोल्स ऐसे नहीं पता चलता है, पहले हम क्या निकाल रहे हैं? वेट ऑफ एल्कोहल। वेट ऑफ एल्कोहल क्वेश्चन देगा और मॉलिक्यूलर वेट ये आपको निकालना पड़ेगा। कितना आएगा? 46। बढ़िया पीते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के मोल्स कैसे निकल जाएंगे? 92 बटे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, 46 दूनी 2 मोल है ये। फिर और क्या निकाल दो? वाटर का ही काम कर दो। वेट ऑफ वाटर कुछ है दिया है? हाँ दिया 144 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर ये आपको निकालना पड़ेगा। 18 आता है। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? 144 बटे 18 अट्ठे 144 होता ना। 8 मोल हो आया। मोल फ्रैक्शन को दिखाने के लिए देन मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाव जिसको लिखते हो, चाहे मोल प्रभाव लिखो तो चाहे मोल फ्रैक्शन लिखो, जिस एक से दिखाते ना, जिसका निकालना होता है ये लिख देते हैं। तो पहले अल्कोहल का पूछा तो पहले अल्कोहल का निकाल दो। अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो अल्कोहल के मोल ऊपर बटे टोटल मोल। समझ में आ रहा है? और मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए? वाटर का मोल ऊपर और बटे नीचे टोटल मोल। टोटल वाले सबको जोड़ के, तो जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर बटे नीचे टोटल मोल, जिसका निकालना है उसका ऊपर बटे टोटल मोल। तो अल्कोहल का निकल गया 2/10 मतलब 0.2 और इसका निकल गया 8/10 मतलब 0. इनका यूनिट नहीं होता है क्योंकि मोल बाई मोल रखा जाता है तो कट जाता है, मतलब यूनिट प्लेस होते हैं। यही चीज आपको बताना है। ये यक्स माने मोल प्रभाव, एल्कोहल का मोल प्रभाव है और वाटर का मोल प्रभाव है, मतलब मोल फ्रैक्शन है।
तो 0.2/0/8 करते हैं तो 2/8 हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4। यदि इसका वेट मॉलिक्यूलर वेट दिया है और ये वेट न दिया है तो मोल नहीं करता वेट, मॉलिक्यूलर वेट तो करता ही नहीं देगा। यस सर, केवल वेट देगा। वेट तो क्या ग्राम लियो ये बता दो, मॉलिक्यूलर वेट तो क्वेश्चन बताइए नहीं करेगी उसका कितना होता है। फिर वो ग्राम वाला ना दे केवल देता नहीं निकलेगा। ये तो देने जो दे दे तो उनकी अच्छाई है, क्वेश्चन आसान कर दिए, ना दे तो हम निकाल लेते हैं। वेट का अब कोई कितना नमक लिया है तुम कैसे सोच पाओगे, वो बताए ना कि क्या ग्राम लिए हैं। नेक्स्ट हाँ तो बोल दे दीजिए वहाँ पे हो गया। 196 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में को जल में घोलकर 196 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 2 लीटर विलयन तैयार किया गया है। 2 लीटर विलयन तैयार किया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। Find the normality of 2 liter aqueous solution of sulfuric acid. Find the normality of 2 liter aqueous solution of sulfuric acid which is formed by 196 gram H2SO4 with water. नॉर्मलिटी याद आ रहा है? नॉर्मलिटी इसको हम नॉर्मलता कहते हैं। पढ़ोगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल नहीं होता है, मोलों की संख्या नहीं होती है, तुल्यांकों की संख्या होती है। तुल्यांक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और ये तो वही होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। हिंदी वाले पढ़े होंगे विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। परिभाषा भी हर कोई बता लेता है। नॉर्मलता क्या होता है? किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, या इंग्लिश में बताते हैं द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी निकालने के लिए सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ये परिभाषा और फार्मूला आएगा तभी काम चल पाएगा। हम पहले यही पता कर लेते हैं, विलयन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है और 2 लीटर दिया, लीटर में चाहिए भी, बदलना भी नहीं पड़ेगा। तो ये तो नीचे वाला काम हो गया। तुल्यांक की संख्या ऐसे नहीं मिलती, इसमें क्या मिलाया? H2SO4 ना, विलय मतलब H2SO4, सॉल्यूट का काम H2SO4 कर रहा है, तो H2SO4 का वेट दे रहा है, भार कितना दे रहा है? 196 ग्राम। अणुभार कितना होगा? अणुभार मतलब समझ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये है वेट और ये है मॉलिक्यूलर वेट निकाला जा रहा है। जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 चौको 64 हो जाएगा। तो 2 + 32 + 64 मिला जुला 98। लेकिन ये जानते हो भार बटे अणुभार कर दो तो मोलों की संख्या निकलती है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट से काम नहीं चलेगा। यहाँ क्या निकालना पड़ता है? तुल्यांकी भार,
कौन सा भाग? एक चीज अलग निकाला हुआ जिसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। और ये जानते हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट 98, वैलेंसी अगर ये एसिड है तो हाइड्रोजन गिनते हैं और बेस है तो OH गिनते हैं। इसमें कितना H है? 2। जैसे HCl होता तो HCl में एक H होता, H2SO4 में, H3PO4 में। तो कैसे भाग देना और हाइड्रोजन गिनना। अगर एसिड है तब, बेस है तब OH, NaOH में एक OH, CaOH का होल ट्वाइस 2 OH, AlOH का होल थ्राइस। तो बेस रहेगा तो OH गिनोगे और एसिड रहेगा तो H गिनोगे। ये एसिड है तो इसमें क्या H है? 2। इसकी वैलेंसी 2 है, 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 50। अगर तुम वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो मोलो का नंबर मिलेगा। यहाँ मोलो के नंबर की जरूरत नहीं है। मोलो के नंबर कब निकलता है? जब मोलरता निकालते हैं, मोलरिटी। यहाँ पे इक्विवेलेंट की जरूरत है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मतलब जिसको तुल्यांकों की संख्या का, तो कैसे निकलेगा? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट दोगे तो मोल निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट चाहिए। वेट कितना था? 196 और तुम ये 98 नहीं ले सकते हो। इसका इक्विवेलेंट वेट वाला जो निकाले वो लोगे 50 चौका 4 इक्विवेलेंट आया। यहाँ मोल नहीं निकाला गया है। अब इसके बाद नॉर्मलिटी निकल सकती कि नहीं? नॉर्मलता क्या होता है? जो इसको मिले के तुल्यांकों की संख्या आई है। इक्विवेलेंट कितना आया? 4 और बटे वैल्यूम कैपिटल N लिख दो, चाहे इक्विवेलेंट पर तुल्यांक पर लीटर लिख सकते हो। जो कैपिटल N भी उसका यूनिट है, जिसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल हिंदी में नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में भी नॉर्मल कहते हैं। मतलब 2 नॉर्मल है सोल्यूशन। तो आपको यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि तुम क्या निकाल रहे हो, मोलरिटी की नॉर्मलिटी। अगर मोलरिटी निकाल रहे हो तो मोलों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल, और वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट से निकल जाता है। लेकिन अगर नॉर्मलिटी निकाल रहे हो तो इक्विवेलेंट के नंबर चाहिए, जो कि वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट से नहीं, वेट तब मॉलिक्यूलर वेट, तब उसका एक अलग से निकालना पड़ता है इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ता है। वेट बाई इक्विवेलेंट वेट करके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाला जाता है। सर वो जो आप निकाले हैं वहाँ पर पूछा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट नहीं, सॉरी इक्विवेलेंट और मिले के तुल्यांकों की संख्या निकाला गया है। जैसे मोलों की संख्या निकाला जाता है, अब नंबर ऑफ मोल निकाला जाता है तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट रखा जाता है, और जब इक्विवेलेंट का नंबर निकाला जाता है तो वेट बाई इक्विवेलेंट वेट रखा जाता है। वो केवल सर जो पहले निकाले 49 आया है, वो केवल वो जो इक्विवेलेंट वेट है वो केवल इक्विवेलेंट वेट है। और ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मोल में फर्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यह दी किसी बिलियन की नॉर्मलता की नॉर्मलता 1.2 नॉर्मल है। कैपिटल N लिख लेना, नॉर्मल मतलब कैपिटल N 1. किसी बिलियन लिखे हो, यदि किसी H2SO4 बिलियन लिखना, H2SO4 यदि किसी H2SO4 बिलियन की नॉर्मलता 1.2 नॉर्मल है तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। इफ नॉर्मेलिटी ऑफ
aqueous solution of H2SO4 is if normality of an aqueous solution of H2SO4 is 1.2 normal, then find molarity of the solution. आपसे कई बार एग्जाम में पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलता और मोलरता ये दो अलग अलग चीजें कि नहीं? ये तुल्यांकों की संख्या से निकलता है, ये मोलों की संख्या से निकलता है। इसका मात्रक नॉर्मल होता है, इसका मात्रक मोलर होता है। दोनों ही वॉल्यूम बेस पे है, डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर दोनों में चलता है। लेकिन आपको रिलेशन याद रखना है कि हमारा जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलिटी होती है, वो होता है मोलरता गुणे तुल्यांक संयोजकता बैलेंसी। नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी गुणे वैलेंसी। ये रिलेशन अगर भूल गए तो जान लेना कि बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे सॉल्यूशन। और ये प्रॉब्लम जो दिया है वो एकदम इसी पे दिया हुआ है। किसका बात कर रहा है, हम सॉल्व करने जा रहे हैं। किसका सॉल्यूशन है जी? H2SO4 का सर। तो H2SO4 की नॉर्मलता दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नॉर्मलिटी कितना? और इसकी संयोजकता कोई बताने आएगा नहीं, हमें गिनना पड़ेगा। क्या होगा? दो हाइड्रोजन है तो दो। आप जानते हो चूंकि मतलब सिंस नॉर्मलता मतलब नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरता मोलरिटी गुणे संयोजकता बैलेंसी। इस पे हम क्या क्या डाल दें? यहाँ 1.2, यहाँ मोलरता निकालना है मोलरिटी 0.6 मोलर और यहाँ गुणे 2 ला के भाग दे दोगे तो तुम क्या पा जाओगे? 0.6 यूनिट क्या दे दोगे? मोलर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया गया था कि किसी एक्वस सॉल्यूशन का H2SO4 की जिसकी नॉर्मलिटी आपको पता थी और मोलरिटी बताना था, तो इसके लिए भाई रिलेशन आपको आना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी फॉर एक्वस सॉल्यूशन?